नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के एमसीक्यू करेंगे कंटिन्यू। जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसके एक एमसीक्यू सारे करेंगे और शानदार एमसीक्यू होंगे, इतने अच्छे कि आपको लगेगा कि हाँ इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं कई सारे बीपीएससी के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे आज सुबह सुबह ही मैंने पेपर डाला था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, है ना, लॉ ऑफिसर का करवाया है, डीएसओ का करवाया है, एईओ का करवाया है और अभी एक और करवाना है, बीपीएससी सिस्टम एनालिटिक्स करके पद है, उसका पेपर भी करवाना है मुझे अगले वीडियो में। तो जितने पेपर में आपने देखे होंगे उसमें देखा होगा कि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो यूपीएससी पीवाईक्यू या नेट जेआरएफ या इस श्रेणी के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। अपने चैनल पर अगर आपको नहीं पता हो, अगर आप नए जुड़े हुए हों तो अपने चैनल पर ही यूपीएससी पीवाईक्यू कंप्लीट है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट है। तो जाकर के प्लेलिस्ट होगा सेपरेट सबका बना हुआ, देखिए, लगाइए। अच्छे किस्म के एमसीक्यू हैं वो सारे, बड़े बड़े सवाल स्थिरता के साथ आपको लगाना पड़ेगा। मैंने पूरा का पूरा बुक कंप्लीट करवाया हुआ है, सोचिए मैंने कितना पेशेंस से करवाया होगा। तो जाकर के उसको देखें, पढ़ें और रिवीजन भी करें। शुरू करते हैं साइंस के एमसीक्यू। पहले सवाल से शुरू करेंगे। केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी के काफ़ी सारे एमसीक्यू करवाए हैं और जो करवाया है लगभग सभी एग्जाम में आपको उससे सवाल देखने को मिला होगा। पहला सवाल है कि ज़्यादातर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु जो है वो अपवाद है, बट वन इज एक्सेप्शन। कौन सा है वो? तो वो है पारा, मरकरी। यह धातु है, यह मेटल होता है, लेकिन ये जो है ये किस में आता है भाई? तो ये लिक्विड फॉर्मेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर भी। इसका परमाणु क्रमांक 80 है। यह जहरीला होता है स्वभाव में। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। पारा एकदम अलग होता है, ये कमरे के तापमान पर द्रव रहता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका कारण इसकी कमज़ोर धात्विक बंधन, इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड बने होते हैं बहुत ही कमज़ोर होता है। यही वजह है कि पुराने थर्मामीटर में पारा इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये आसानी से ऊपर और नीचे चला जा सकता है टेम्परेचर के कम और ज़्यादा होने से, इसलिए थर्मामीटर में भी इसका उपयोग आसानी से होता है। अगला सवाल, और धातुओं की वह खासियत क्या है जो उन्हें धातुओं से अलग करती है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चमकदार सतह, कम घनत्व, उच्च चालकता, लचीलापन। कौन सा ऐसा खासियत है जो उनको अधातुओं से अलग करती है? अधातुओं की वह खासियत क्या है जो उन्हें धातुओं से अलग करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लो डेंसिटी। लो डेंसिटी कारण से अधातु अलग होते हैं धातुओं से। अधातु और धातु में सबसे बड़ा घनत्व जो होता है इसी का डिफरेंस होता है। अधातुओं का घनत्व आमतौर पर कम होता है, जैसे सल्फर और कार्बन सहसंयोजक बंधक बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स, जिससे वो हल्के और कई बार गैसीय जैसे ऑक्सीजन या ठोस जैसे कि सल्फर होते हैं। ये सब के सब अधातु हैं। वहीं पर धातु जो होता है जैसे लोहा, ये सब के सब हाई डेंसिटी में होते हैं। ये सबसे बड़ा इनके बीच में डिफरेंस है और इस बंधन को भी याद रखिएगा जिसको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। अगला है हेमेटाइट अयस्क से मुख्य रूप से कौन सी धातु निकाली जाती है? ये तो काफ़ी आसान हो गया, तांबा, लोहा, जस्ता और एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा लोहा निकाला जाता है, Fe2O3। ये हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है केमिकल, Fe2O3। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, 70% तक लोहा होता है यह। ब्लास्ट फर्नेस में इसमें से कार्बन को अलग करके, कार्बन को यूज करके हम लोग लोहे को अलग करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु में मुख्य तत्व कौन से हैं? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम पहला ऑप्शन है, लोहा, कार्बन, निकल व क्रोमियम, तांबा और जस्ता। इस प्रकार के इसमें कई सारे धातु अधातु चैप्टर सवाल होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा डी, तांबा और जस्ता का उपयोग किया जाता है। पीतल में 60 से 80% तक तांबा होता है और 20 से 40% तक जस्ता होता है। ये जंग के खिलाफ मजबूत और मशीन बनाने में आसान होता है, इसलिए इसे नल, सजावटी सामान, संगीत, वस्त्र, यंत्र इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? इवेपोरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन या फिर अवक्षेपण जिसको कहा जाता है।
तो वाष्पीकरण के द्वारा कोई धातु कैसे अलग हो सकता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है, इसके द्वारा भी अलग नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा निश्चित तौर पर धातुएं अलग की जा सकती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम जो है ये अपने अयस्कों से इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा अलग हो सकती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? नॉन मेटल्स को अगर आप ऑक्सीजन के साथ संयोजन करोगे तो किसका निर्माण करेंगे? बेसिक ऑक्साइड का, क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, या न्यूट्रल ऑक्साइड, या एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे? ये सवाल आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम। इसका आंसर हो जाएगा कि अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि सल्फर है तो SO2, जैसे कार्बन है तो CO2, इसका आंसर सी हो जाएगा। और जब आप SO2 को पानी में घोलोगे तो क्या बनेगा इससे? तो H2SO4 का निर्माण हो जाता है, जो कि एक अम्ल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्लस H2O H2SO3 का निर्माण करेंगे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। SO4 बोला था शायद मैंने, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। एक चीज़ और है, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया कौन सा पेपर का, तो उसमें एक 8 अगस्त का करंट था, तो उसको बच्चों ने ये ले लिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि 8 अगस्त का करंट 27 जुलाई की। मैं ये कह रहा था कि वो सबसे लेटेस्ट करंट होगा अगर उस 71 BPSC आप देने जा रहे हैं तो, जो BPSC के पेपर में हमें दिखा है। तो 8 अगस्त तक का करंट तो BPSC ने मेंशन कर दिया है। और दरअसल में वो 8 अगस्त नहीं, वो मार्च में भी वो चैप्टर, वो टॉपिक चर्चा में था। 8 अगस्त को उसका वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है। मैंने ये भी मेंशन किया था उस वीडियो में कि सबसे लेटेस्ट करंट आपके लिए होना चाहिए, इसको तैयार कर लीजिएगा अगले माह के करंट अफेयर के लिए। ये भी ध्यान में रखिएगा। उसमें शायद बच्चों को ये सुनाई दिया था कि भाई 27 तारीख को पूछ लिए, कैसे हो सकता है? जुलाई में एग्ज़ाम हुआ तो अगस्त का करंट कैसे आ जाएगा? थोड़ा तो कॉमन सेंस का भी उपयोग कीजिए। बॉक्साइट के लिए कौन सी धातु निकाली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, Al2O3.2H2O एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट। इसे इलेक्ट्रोलिसिस हॉल हेराल्ड प्रक्रिया कहा जाता है। एल्यूमिनियम इसी प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है उसके ओर से। एल्यूमिनियम हल्का, मजबूत और जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बृहद तरीके से होता है। हवाई जहाज़ से लेकर के इलेक्ट्रिक तार बनाने तक में इसका उपयोग किया जाता है। सस्ता भी होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का क्या रोल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संक्षारण प्रतिरोध, कोरेजन रेसिस्टेंस के तौर पर स्टेनलेस स्टील में इसका उपयोग करते हैं। क्रोमियम में, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम डाला जाता है 10 से 20%। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Cr2O3 की एक पतली परत बना लेता है लोहे के ऊपर में, जिसके कारण से वो जंग नहीं लगता है, जो स्टील को जंग से बचाती है। इसलिए स्टेनलेस स्टील रसोई के बर्तन, चिकित्सा उपकरण, सजावटी सामान, वॉच, इन सब को बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न से कौन सा अयस्क तांबे का प्रमुख स्रोत है? तो तांबे का कैल्कोपायराइट हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। CuFe और S2 ये है इसके अयस्क का फॉर्मूला। इसे गलाने और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से तांबा निकाला जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, जस्ता और निकेल, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन, इसका आंसर ए हो जाएगा। कांस्य तांबा और टीन का मिश्रण है, जिसमें टीन 10 से 20% होता है। यह मिश्र धातु मजबूत और जंग प्रतिरोधी होती है, इसलिए इसे मूर्तियाँ, सिक्के, पुराने हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी इसे कला और मशीनों में उपयोग किया जाता है। तांबे का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता था, लेकिन ये जो है कांसा, ये तुलनात्मक रूप से ब्रॉन्ज जो होता है ये कॉपर से थोड़ा सा मजबूत होता है। इसके कारण से हथियार तांबे का नहीं बल्कि कांसे का बनाया जा सकता है, ब्रॉन्ज का बनाया जा सकता है। तांबे का हथियार बहुत कमज़ोर होगा क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तांबा और टिन का मिक्सचर होता है ब्रॉन्ज। अगला सवाल है, धातुएं बिजली की अच्छी चालक क्यों होती हैं? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, कोवलेंट बॉन्ड के कारण,
हाई डेंसिटी के कारण या लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी होते हैं, इसी कारण से ये अच्छी चालक होती हैं। जो अधात्विक होते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वहीं पर सेमीकंडक्टर्स में कुछ हीट देने पर, कुछ गर्म करने पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं, इसके कारण से वो चालक के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। निम्न से कौन सा धातु गैस के रूप में कमरे के तापमान पर पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये सब के सब जो होते हैं सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन, ये गैस के फॉर्मेट में कमरे के तापमान पर मौजूद नहीं होते हैं, तो इसका आंसर N2 हो जाएगा। गैलीना अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है, सीसा, जास्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। गैलीना से सीसे का मुख्य अयस्क है, इसे गलाने और आपाचन द्वारा सीसा निकाला जाता है। सीसा बैटरी, रेडिएशन सील, पेंट उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन के उद्योगों में कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। स्टील में कार्बन डालने का कार्य उद्देश्य क्या है, स्टील में हम लोग कार्बन क्यों मिक्स करते हैं, स्टील बनाने के दौरान कार्बन क्यों मिक्स किया जाता है, तो मजबूती को बढ़ाने के लिए स्टील लोहा और कार्बन का मिश्रण है। लोहा और कार्बन का कार्बन 0.2% से लेकर के 2% तक होता है। स्टील की कठोरता और मजबूती बढ़ती है, कार्बन से स्टील भंगुर हो सकता है, इसलिए इसका अनुपात सावधानी पूर्वक डाला जाता है। अगर ज़्यादा कार्बन चला जाएगा तो स्टील बहुत कमज़ोर बनेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा तत्व अधातु है और अर्धचालक के रूप में उपयोगी है, सिलिकॉन, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर के तौर पर उपयोग होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मैग्नेटाइट अयस्क में मुख्य रूप से क्या होता है, तो लौह ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आसान सवाल था, मैग्नेटाइट है तो लोहा आसानी से कर सकते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सा तत्व नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होते हैं, तांबा, जस्ता और निकेल होते हैं। इसमें सिल्वर ही नहीं होता है, लेकिन चांदी नहीं होती है। इसका नामक भ्रामक है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। ये सस्ता और टिकाऊ होता है, इसलिए सजावटी सामानों में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको जर्मन सिल्वर कह दिया जाता है। लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है, बल्कि तांबा, जस्ता और निकल मिलाया जाता है इसमें, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क जस्ता का प्रमुख स्रोत है, तो लेराइट, सल्फारलाइट, जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्फालेराइट है, सल्फालेराइट बोल दिया था मैंने, स्फालेराइट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसे गलाने और अपचयन द्वारा जस्ता निकाला जाता है। जस्ता जंग रोधी कोटिंग, गैल्वनाइजेशन और बैटरी में उपयोग होता है। गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है भाई, तो अगर हमें किसी चीज़ को जंग लगने से बचाना है तो हम उस पर जस्ते का परत चढ़ाते हैं, गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया इसको कहा जाता है। इसके लिए उपयोगी होता है और बैटरी उद्योग में भी इसका काफ़ी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। ड्यूराल्यूमिन मिश्र धातु का मुख्य उपयोग क्या होता है, ड्यूराल्यूमिन, आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एलॉय जो होता है मिश्र धातु, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, रसोई के बर्तनों में, विमान के निर्माण में, बिजली के तारों में, सिक्के बनाने में। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विमान के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, इन चारों को मिलाकर के ड्यूराल्यूमिन एलॉय बनाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी ताकत और कम वजन इसे हवाई जहाज़ के ढांचे के लिए उपयुक्त बनाता है कि स्ट्रेंथ तो देता है लेकिन ज़्यादा वजन नहीं होता है, जिसके कारण से जो उड्डयन उद्योग हैं उनमें इसका बड़े स्तर पर उपयोग होता है। अधातुओं का गलनांक आमतौर पर कैसा होता है, तो अधातुओं का गलनांक कम होता है, वहीं पर मेटल का गलनांक जो है यह ज़्यादा होता है और यह बॉन्ड के कारण ही होता है, डेंसिटी के कारण ही होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अधातुओं का गलनांक आमतौर पर कम होता है, जैसे सल्फर 113 डिग्री सी, उनकी सहसंयोजक संरचना कमज़ोर होती है जिससे वे आसानी से गल जाते हैं। धातुओं में धात्विक बंधन होने से उनका गलनांक ज़्यादा होता है, उनको गलाने के लिए ज़्यादा हमें
हीट की आवश्यकता पड़ती है। सिनेबार से कौन सी धातु निकाली जाती है? तांबा, पारा, सीसा और जस्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। सिनेबार से पारा निकाला जाता है। इसे गर्म करने और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन करके पारा निकाला जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में निकल का क्या उपयोग है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रंग प्रदान करना, रंग निकेल के कारण से आता है। संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाना, वजन को बढ़ाना, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। स्टेनलेस स्टील में निकल का क्या यूज होता है? तो संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाना, इन्हेंस कोरोजन रेसिस्टेंस अर्थात जंग लगने के प्रति प्रतिरोधी बनाना इसको। निकेल स्टेनलेस स्टील में संक्षारण प्रतिरोध को और बढ़ाता है, साथ ही से चमक और मजबूती देता है। क्रोमियम के साथ मिलकर ये स्टील को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है, जैसे सर्जिकल उपकरणों में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जर्मेनियम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। जर्मेनियम एक उपधातु है, मेटलॉइड कहा जाता है इसको, जो धातु अधातु दोनों के गुण दिखाता है। ये बिजली का आंशिक चालक है, सेमीकंडक्टर है, इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए उपयोगी है। जैसे सिलिकॉन के साथ और सल्फर और ऑक्सीजन शुद्ध धातु हैं, जबकि लोहा यहाँ पर अधातु हो जाए, लोहा यहाँ पर धातु हो जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पर अधातु हो जाएंगे। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, जिसको मेटलॉइड भी कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रंग का बदलना, गुणों में सुधार करना, लागत को बढ़ाना, गलनांक को बढ़ाना। तो दरअसल में किसी एक पदार्थ में, जैसे तांबा था तो उससे हमने ब्रॉन्ज बना लिया टिन के साथ मिला करके, तो तांबा की जो कमजोरियां थी कि यह ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता है, उसको हमने कम कर दिया। तो अब जो हमने बनाया ब्रॉन्ज, उसमें ज़्यादा मजबूती होगा कंपेयर टू तांबा। तो अर्थात उसके गुण को बदलने के लिए, गुण को सुधार करने के लिए, इम्प्रूव प्रॉपर्टी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क चांदी का प्रमुख स्रोत है? अर्जेंटाइट, स्फालेराइट, अगला है गैलिन या हेमेटाइट। तो अर्जेंटाइट जो है यह चांदी का प्रमुख स्रोत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। Ag2S हो रहा है और इसे साइनाइड प्रक्रिया से निकाला जाता है, जिसमें चांदी को साइनाइड के साथ घोलकर शुद्ध किया जाता है। चांदी आभूषण, सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है, क्योंकि बिजली का शानदार चालक होती है, बहुत ही अच्छा सुचालक होती है, कंडक्टर होती है। धातुओं की लचीलापन का कारण क्या है? धातु जो लचीले होते हैं, मेलेबिलिटी इसको कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटॉलिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटालिक बॉन्ड के कारण से। धातुएं लचीली होती हैं क्योंकि उनके पास परमाणु धात्विक बंधन से जुड़े होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु को एक साथ रखते हैं, लेकिन परमाणु आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, जिससे धातु को चपटा या खींचा जा सकता है। जैसे कि सोना बहुत लचीला होता है, जैसे कि चांदी बहुत लचीली होती है, सोना बहुत लचीली होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। टिन का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो यह है कैसीटेराइट। इसका आंसर ए हो जाएगा, SnO2। ओके। टिन जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसे स्टील पर कोटिंग और सोल्डर में भी इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जंग नहीं लगता इस पर आसानी से। इसका आंसर ए हो जाएगा। मिश्र धातु स्टील को मजबूत करने के लिए कौन सा तत्व डाला जाता है उसमें? तो मैग्नीज डालते हैं। मैग्नीज स्टील में डाला जाता है, इसकी कठोरता और मजबूती बढ़े, ये स्टील को भंगुर होने से बचाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मैग्नीज वाली जो स्टील होती है, इनका उपयोग रेल पटरी और भारी मशीनरी में, जो बहुत बड़े बड़े बहुत भारी मशीन बनते हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। रेल के पटरी में भी इसका उपयोग होता है, ताकि यह आसानी से टूटे ना, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। धातुएं गर्मी की मतलब हीट की अच्छी चालक क्यों होती हैं? उच्च घनत्व के कारण, सहसंयोजक बंधन के कारण, कम गलनांक के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से होती हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अधातु ठोस और भंगुर होता है? अधातु के बारे में पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन तो गैस हो गया, क्लोरीन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर होगा इसमें से, बाकी तो गैस के फॉर्मेट में है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
इसका पीला रंग और कम गलनांक 113 डिग्री सी इसे खास बनाता है। ये उर्वरक और रासायनिक उद्योग में सल्फर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पायराइट अयस्क में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पायराइट में लोहा होगा। पायराइट FeS2 जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, लोहे का एक अयस्क है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फर निकालने के लिए होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में काम आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न से कौन सी मिश्र धातु सिक्कों में उपयोग की जाती है? स्टेनलेस स्टील, ड्यूरालमीन, कॉपरो निकेल, पीतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कॉपरो निकेल। कॉपरो निकेल कॉपर और निकल के बनते हैं। इनका इस्तेमाल सिक्कों को बनाने में किया जाता है क्योंकि ये जंग प्रतिरोधी और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? धातु के, और धातु का तो मैंने बताया था आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षारीय होते हैं। और यह सवाल BPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा, आपको PYQ मिल जाएगा। जैसे कि NO2, N2O, CO, CaO, इस प्रकार से आमतौर पर क्षारीय होते हैं। धातु के पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। कुछ धातु जैसे कि जस्ता ऑक्साइड उभयधर्मी भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्य धातु ऑक्साइड क्षारीय ही होते हैं। निम्न से कौन सा तत्व उपधातु है, मेटलॉइड है? तो बोरॉन इसका आंसर हो जाएगा। बोरॉन एक उपधातु है जो धातु और धातु दोनों के गुणों को दिखाता है। और ये बोरॉन का उपयोग जो है धातु और धातु दोनों के गुण दिखाता है। और अर्धचालक में खास तौर से सोलर पैनल में इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। BPSC का जो पैटर्न पिछले कुछ दिनों से दिखा, और BPSC का अभी से ही नहीं, आप 68 का, 67 का, 70 का, 69 का सबका पेपर उठाइए। साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके इर्द गिर्द की जो क्या बोला जाता है, इसको अप्लाइड साइंस प्रकार का हो गया ये, कि जो आपके इर्द गिर्द में साइंस अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो कृपया उस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। कहीं पर कोई एप्लीकेशन उपयोग दिखे तो उसको पढ़ लिया कीजिए। और NCERT में ख़ास तौर से उदाहरण दिया हुआ रहता है। हर कॉन्सेप्ट के पश्चात ना उदाहरण रहता है, और उस उदाहरण से सवाल बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन होते हैं वो, तो वहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग से करिएगा, कोशिश करिएगा रिवीजन करते समय इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहे। निम्न से कौन सा अयस्क मैग्नीज का स्रोत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है पाइरोलूसाइट कहा जाता है इसको। अगर मान लीजिए पूछे तो आप कर दें इसको। इसका आंसर ए हो जाएगा। मिश्र धातु इनवर का मुख्य उपयोग क्या है? ये मिश्र धातु होता है, एक एलॉय होता है। अब इसका पूछा जा रहा है तो सटीक उपकरण में, अर्थात प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, लोहा और निकल का उपयोग किया जाता है। थर्मल विस्तार बहुत ही कम होता है, इसलिए सटीक उपकरण जैसे घड़ियाँ, मापने के यंत्र जो गर्मी और ठंड के साथ परिवर्तित न हो जाएं, है ना। घड़ी जो चल रही है वो ठंड और गर्मी दोनों में उसी रफ्तार से चलती रहे, है ना। तो उसमें इसका उपयोग, कोई मापने वाला चीज़ है तो उसका कांटा वही रहे। तो इस प्रकार के चीज़ों में जो इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, इसका उपयोग किया जाता है। और लोहा और निकल का मिला करके ये एलॉय बनाया जाता है। निम्न से कौन सा तत्व धातु है और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम एक धातु है जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोगी होता है। ये न्यूट्रॉन को धीमा करता है, जिससे रिएक्शन नियंत्रित रहता है, रिएक्शन अनियंत्रित नहीं होता है। बेरिलियम हल्का और मजबूत भी होता है। निम्न से कौन सा अयस्क क्रोमियम का स्रोत है? हर टॉपिक का आपको एप्लीकेशन दिख रहा है। क्रोमियम का स्रोत पूछा जा रहा है, क्रोमाइट, सिनेबार या फिर स्फालेराइट या बॉक्साइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्रोमाइट। FeCr2O4 होता है क्रोमाइट का, क्रोमियम का मुख्य अयस्क होता है यह। और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील चमड़े के प्रसंस्करण उपयोगी होता है क्योंकि यह जंग प्रतिरोधी होता है। अगला है मिश्र धातु प्यूटर का उपयोग क्या होता है? तो सजावटी सामानों में प्यूटर, टीन, तांबा, कभी कभी शीशा भी इसमें मिलाया जाता है। नरम और चमकदार होता है, इसलिए इसे सजावटी सामान जैसे मूर्तियाँ, बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं। पहले इसे बर्तनों में ज़्यादा उपयोग करते थे, लेकिन अब सजावटी में इसका उपयोग करते हैं क्योंकि यह हमारे नुकसान ही पहुंचाता है। अगर इसमें लेड का इस्तेमाल करेंगे और लेड वाले बर्तन मिश्र धातु के रूप में अगर हमारे भोजन का हिस्सा बनते हैं
तो हमारे लिए प्रदूषण क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अधातु रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय है? अधातु पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर। तो आपको पता ही होगा फ्लोरीन बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। फ्लोरीन सबसे सक्रिय धातु है क्योंकि उसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये आसानी से अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये, जैसे धातुओं से फ्लोराइड बना लेती है यह। इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। निम्न से कौन सी मिश्र धातु सोल्डर में उपयोगी होती है? तो सोल्डर में यानी कि जिससे हम लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, देखा होगा आपने, एक छड़ रखते हैं वो, और उसी छड़ को गलाया जाता है। वेल्डिंग वगैरह हमने किया है अपने फर्स्ट ईयर के दौरान, तो वहाँ पर टिन और सीसा का उपयोग करके वो मिश्र धातु होता है सोल्डर, जिसका उपयोग करके आपको वेल्डिंग करना होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। टिन, सीसा मिश्र धातु का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में तारों को जोड़ने के लिए होता है। इसका गलनांक कम होता है, इसे पिघलाने और जोड़ने में आसान होता है, और इसीलिए इसका उपयोग किया था क्योंकि इसका गलनांक जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण से सोल्डिंग आसानी से होता है, और सोल्डिंग के पश्चात से यह मजबूती भी उसको प्रदान करता है। और अलग अलग चीज़ों के सोल्डिंग का तरीका अलग अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क यूरेनियम का स्रोत होता है? तो पिच ब्लेंड जो होता है UO2 यूरेनियम का स्रोत होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर और हथियार के रूप, दोनों के रूप में होता है। यह एक रेडियोधर्मी है, अर्थात रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव का मतलब इससे अल्फा, बीटा, गामा किरणें जो हैं स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं, इसलिए इसका संचालन सावधानी से किया जाता है। निम्न से कौन सी मिश्र धातु रेल पटरियों में उपयोगी है? तो मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील का क्यों? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ता है और सबसे हाई स्ट्रेंथ चाहिए इसको, इसलिए बोलते हैं ना, रेल की पटरी का लोहा बिल्कुल अलग लोहा होता है। जब हमारे यहाँ पुराने जो पटरियाँ थी, छोटी लाइन को उखाड़ करके बड़ी लाइन बनाई गई थी, तो कई सारे गांव घर के लोग रेल की पटरी काट काट करके ले आए थे चोरी करके, तो वो फिर उसका अलग अलग चीज़ बनाते थे। लेकिन जो भी चीज़ उसका बनता है ना, बहुत हेवी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसमें। तो मैग्नीज स्टील होता है वो, जो बहुत कठोर और टिकाऊ होता है, 100 साल तक वैसा का वैसा ही रह जाएगा, जबकि उतना भारी ट्रेन उसके ऊपर से गुजरता है, इसीलिए इसे रेल के पटरियों में इस्तेमाल होता है। मैग्नीज स्टील को भंगुर होने से बचाता है। निम्न से कौन सा तत्व धातु है और सुपर कंडक्टर के रूप में उपयोगी है? तो यह है नायोबियम। नायोबियम है, नायोबियम एक धातु है और बहुत कम तापमान पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पर हासिल करना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए सुपर कंडक्टिविटी मैक्सिमम जो सुपर कंडक्टर हैं वो बहुत कम टेम्परेचर पर हासिल कर पाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है एप्रॉक्स रेसिस्टेंट जीरो। ये एप्रॉक्स का साइन होता है बंधुओं, इक्वल टू ये होता है। एप्रॉक्स रेसिस्टेंट जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन एप्रॉक्स होता है। कभी भी जीरो रेसिस्टेंस इस पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, नेचर में आइडियल तो संभव ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि 99%, 98% तक उसमें कंडक्टिविटी होती है, लेकिन रेसिस्टेंस उसमें होता है। इसी को सुपर कंडक्टर कह दिया जाता है। इसका भी बहुत बृहद उपयोग है, लेकिन यह आसानी से पाया भी नहीं जा सकता है, और ये तकनीक भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नायोबियम है इसमें से। इसका उपयोग MRI मशीन और वैज्ञानिक उपकरणों में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क टाइटेनियम का स्रोत है? टाइटेनियम का स्रोत पूछा जा रहा है आपसे, इल्मेनाइट हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। FeTiO3 होता है। टाइटेनियम हल्का, मजबूत और जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसे विमान और चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु मोनेल मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? इसमें निकल और तांबा का उपयोग किया जाता है। जंग प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसे समुद्री उपकरण, रासायनिक संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। निकल इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। धातुओं का संक्षारण किसके कारण से होता है? बहुत ही छोटा सा सवाल, लेकिन कई सारे बच्चे इसमें फंस सकते हैं। ऑक्सीजन और नमी के कारण से, सहसंयोजक बंध के कारण से, उच्च गलनांक के कारण से, लो डेंसिटी के कारण से। क्या केवल ऑक्सीजन के कारण से कोरेजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या केवल पानी में डुबा करके छोड़ देंगे लोहे को तो क्या उसमें जंग लग जाएगा? नहीं लगेगा। दोनों की आवश्यकता पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके जंग लगेगा। NCERT में इसका फोटो सहित समझाया गया है।
एनसीईआरटी में फोटो सहित समझाया गया है कि एक लोहे का छड़ है जिसको पानी में डुबा कर रख देंगे तो उसमें जंग नहीं लग रहा है। एक छड़ है जिसको खुली हवा में रख दे रहे हैं और नमी वहाँ पर 0 होना चाहिए तब भी उसमें जंग नहीं लग रहा है। एक है जिसको पानी में भी डुबाया हुआ है और हल्का सा हिस्सा ऊपर भी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड नमी दोनों मिल रहा है उसको, तो यहाँ पर जंग सबसे तेज़ी गति से लगेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। एनसीईआरटी में तो फोटो सहित समझाया हुआ है। यह देखिए क्या है, लोहे में जंग Fe2O3.NH2O, N की जगह पर आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। H2O से एक रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु को कमज़ोर कर देती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा धातु औषधियों में उपयोगी होती है? तो आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से थायराइड संबंधित जो बीमारी होती है उसके लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न से कौन सी मिश्र धातु चिकित्सा उपकरणों उपयोगी है? तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग जो डॉक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, इसका जंग प्रतिरोधी होता है। निम्न से कौन सा अयस्क सोने का स्रोत है? तो क्वार्ट्ज नस जो होता है यह सोने का स्रोत होता है। सोना आमतौर पर क्वार्ट्ज नसों में पाया जाता है, इसका प्राकृतिक स्रोत है। इसे साइनाइड प्रक्रिया से निकाला जाता है। सोना आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोगी होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी सोने का उपयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आभूषण के तौर पर ही, और जो देश होते हैं उनके धन के संचय के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है साइनाइड प्रक्रिया, भी बता देता हूँ थोड़ा सा, जिसे मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया भी कहा जाता है। सोना और चांदी को उनके अयस्कों से निकालने की विधि है। यह प्रक्रिया 1887 में स्कॉटिश रसायन शास्त्रों द्वारा विकसित की गई थी। इस प्रक्रिया में सोना और चांदी को पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के कमज़ोर घोल में घोला जाता है और उसके द्वारा इनको पृथक किया जाता है। तो साइनाइड प्रक्रिया के द्वारा सोना और चांदी को उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। मार्क आर्थर फॉरेस्ट प्रक्रिया किसके लिए उपयोग होता है? तो सोना चांदी के लिए उपयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। धातुओं की तन्यता किसके कारण से होती है? तो धातुओं में तन्यता धात्विक बंधन मेटालिक बॉन्ड के कारण से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु को स्लाइड करने देते हैं, जिससे धातुओं के तारों को खींचा जा सकता है, लेकिन अधातुओं को अगर आप चोट करेंगे तो चूर चूर होकर टूट जाते हैं। वहीं धातु पर जब आप चोट करेंगे तो उनमें फैलाव होगा, पसरेंगे, वो टूटेंगे नहीं आसानी से। जैसे तांबे पर अगर आप चोट करेंगे तो तांबा फैलेगा, ना कि वो चूर चूर होकर के टूट जाएगा। निम्न से कौन सा धातु रॉकेट ईंधन में उपयोगी है? रॉकेट ईंधन में तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन विशेष रूप से द्रव ऑक्सीजन, जिसको LOX कहा जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन कहा जाता है, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकरण के एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका जो ईंधन को जलाने में मदद करता है। निम्न से कौन सा अयस्क निकल का स्रोत होता है? निकल का स्रोत होता है पेंटलैंडाइट, इसको याद रखिएगा, जिसे स्टेनलेस स्टील, बैटरी उद्योग, कई सारे जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सी मिश्र धातु मूर्तियों में उपयोगी होती है? तो ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मूर्तियों के निर्माण में। तांबा और टिन की मूर्तियां में उपयोगी होती हैं। तांबा और टिन का एलॉय होता है क्योंकि जंग प्रतिरोधी और ढालने में आसान होता है। कई ऐतिहासिक मूर्तियों के निर्माण आपने देखा होगा ब्रॉन्ज का उपयोग करके किया जाता है। ब्रॉन्ज का उपयोग मूर्तियों को बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा अयस्क कोबाल्ट का स्रोत है? तो कोबाल्टाइट को बोला जाता है, इसको कोबाल्टाइट कहा जाता है। कोबाल्टाइट कोबाल्ट का मुख्य अयस्क होता है। कोबाल्ट बैटरी और मिश्र धातु उपयोग होता है। इसे गलाने और शुद्धिकरण से निकाला जाता है। धातु को उच्च घनत्व का क्या कारण होता है? तो यह मजबूत धात्विक बंधन के कारण से इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। अपवाद में कुछ क्षार की धातुएं भी हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि धातुओं का घनत्व उच्च होता है कि उनके परमाणु बंधक मजबूत बहुत बंद होते हैं, पास पास पैक होते हैं। अपवाद में क्षार धातुएं हैं, सोडियम कम घनत्व वाली भी होती है। इसका आंसर बी होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा धातु विस्फोटक में उपयोगी है? तो विस्फोटक में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रेट यौगिक जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन में विस्फोटक के लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग बारूद और टीएनटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टीएनटी का फॉर्मूला हमारे 9th क्लास के केमिस्ट्री में लिखा हुआ था, बम बनाने वाला, तो इसको याद रखिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन में विस्फोटकों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग बारूद और टीएनटी बनाने में किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सी मिश्र धातु विमान के इंजनों में उपयोगी होती है? तो टाइटेनियम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम एलॉय का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क मॉलिब्डेनम का स्रोत है?
तो मोलिब्डेनाइट होता है मोलिब्डेनम का स्रोत, और इसका आंसर ए हो जाएगा। MoSO2 कहा जाता है इसको। धातुओं की जंग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? गैल्वेनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, इवेपोरेशन या फिर अवक्षेपण। धातुओं की जंग प्रतिरोधी क्षमता को, अभी मैंने आपको जस्ता के बारे में बताया, गैल्वेनाइजेशन के बारे में बताया, तो ये सवाल वहीं से तो पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में लोहे और जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जो जंग को लगने से रोकता है। जस्ता ऑक्सीजन और नमी से पहले प्रतिक्रिया करता है, जिससे लोहा सुरक्षित रह जाता है। इसी सवाल को अलग भाषा में पूछा गया था कि जस्ता का लेप लोहे पर क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार यह भी पूछा गया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धातु सौर पैनलों में उपयोगी होती है? सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करने हैं बंधुओं। यहाँ पर बोरॉन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है जो, उसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन का उपयोग। सिलिकॉन एक अधातु है जो सौर पैनल में अर्धचालक के रूप में उपयोगी होता है। इसकी अर्धचालकता सूर्य की रोशनी को बिजली बदलने में मदद करती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी मिश्र धातु बुलेट प्रूफ जैकेटों में उपयोगी होती? इसका आंसर जो होगा वो केवलार और टाइटेनियम दोनों ही हो जाएगा। टाइटेनियम के अलॉय का भी उपयोग किया जाता है, केवलार का भी उपयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर इनमें से दोनों हो जाएगा, ये याद रखिएगा। एक चीज़ और है, सिलिकॉन को मेटलॉइड कहा जाता है। मेटलॉइड होता है यह, क्योंकि यह सेमीकंडक्टर के तौर पर उपयोग होता है। डायरेक्ट से इसको हम लोग नॉन मेटल नहीं कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको मेटलॉइड की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसका दोनों ही होगा। ये केवलार वाला सवाल बीपीएससी में पिछले ही साल पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। केवलार का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वो होता है बंधुओं, और हल्की होती हैं। अब ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया कि भाई पहन लिया और चल ही ना पाए, तो फिर काहे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, फिर कौन सा युद्ध होगा भाई। कई सारे आपने सुने होंगे कि भाई ये राजा महाराजा होते थे जो इतने किलो का कवच पहनते थे, वो तार्किक नहीं होगा। क्योंकि अगर कवच, ढाल, इनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो युद्ध में रफ्तार कैसे हो पाएगा। निश्चित तौर पर पहनते होंगे भारी, क्योंकि उस समय में इतना ज़्यादा साइंस प्रगति नहीं किया था। लेकिन ये अतिशयोक्ति हो जाता है कि 150 किलो का कवच पहनते थे। 150 किलो कवच पहन के चलेंगे कैसे, है ना। तो ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। थोड़ा सा सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। निम्न से कौन सा अयस्क वैनेडियम का स्रोत है? तो वैनेडियम का वैनेडिनाइट जो होता है इसका स्रोत होता है Pb5VO4 होल थ्राइस Cl। वैनेडियम का मुख्य अयस्क होता है। वैनेडियम स्टील को मजबूत करने के उपकरण में उपयोगी होती है। यह धातुओं को उच्च ताप चालकता का उपयोग कहाँ होता है? तो रसोई के बर्तनों में, किचन में इसका उपयोग होता है। धातुओं को उच्च ताप चालकता जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, रसोई के बर्तन उपयोगी होती है क्योंकि जल्दी गर्म होते हैं और समान रूप से गर्मी को बांटते हैं। पूरे बर्तन समान रूप से गर्म होता है, इसके लिए भी उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा धातु पानी को शुद्ध करने उपयोगी है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को मार कर इसे शुद्ध करता है। ये स्विमिंग पूल और पेयजल में खास तौर से जो सरकार पेयजल डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन उसको लोग डायरेक्ट नहीं पीते हैं क्योंकि क्लोरीन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसको फिर आरओ के थ्रू आपको गुजारना पड़ता है, तब जाके आप पीते हैं उसको, है ना। क्लोरीन आपके कपड़े का बदरंग भी कर देता है, कपड़े का रंग भी खराब कर देता है, तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खराबी होती है। निम्न से कौन सी मिश्र धातु घड़ियों में उपयोगी होती है? तो इनवर का उपयोग किया जाता है। थर्मल विस्तार कम होता है, सटीकता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 80 सवाल करेंगे हम लोग। निम्न से कौन सा अयस्क टंगस्टन का स्रोत है? तो वोल्फ्रामाइट कहा जाता है इसको, वोल्फ्रामाइट कहा जाता है। टंगस्टन का मुख्य अयस्क होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए इसे बल्ब के फिलामेंट, काटने के औजारों में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। धातुओं का उपयोग निर्माण में क्यों होता है? तो इसका मजबूती और लचीलापन के कारण, ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड लचीलापन, दोनों ही चीज़ें होती हैं इनमें। निम्न से कौन सा धातु रबर उद्योग में उपयोगी है? अधातु तो सल्फर का उपयोग रबर उद्योग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और सल्फर मजबूत और लचीला बनाने के लिए वॉल्कीकरण जिसको कहा जाता है, वॉल्केनाइजेशन कहा जाता है, इसमें उपयोगी होता है। रबर और टायर उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सी मिश्र धातु हथियारों में उपयोगी है? स्टील होती है उपयोगी।
आधुनिक बंदूक वगैरह में। निम्न से कौन सा अयस्क बिस्मथ का स्रोत है? तो बिस्मेनाइट होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इससे मैंने आपको 80 उपयोग आधारित और धातु अधातु से सवाल करवाए हैं केमिस्ट्री के, और एक और शायद वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा साइंस का, उसके पश्चात हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे अगले 10-15 दिन। तो ये आपके लिए पहले ही मैं बता देता हूँ। बाकी और कुछ भी एमसीक्यू मैं आपको करवाऊँगा। ऐसे एमसीक्यू हम लोग ज़्यादा करेंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और थोड़ा सा कठिन स्तर के भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं करवा दूँ, मुझे तो लगता है सारी चीज़ें ही मैं करवा दूँ, लेकिन एक आदमी कितना कुछ करवाए, है ना। थैंक यू सो मच आप सभी का।